हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आपातकाल के परिणाम के बारे में बात करेंगे क्लास। तो आपातकाल के परिणाम से पहले हमने इस टॉपिक में कई सारे पॉइंट के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। जैसे कि हमने पिछली क्लास के टॉपिक में कुछ मेन मेन की पॉइंट पढ़े थे, जो मैं आपको आज समझा देता हूँ कि हमने कौन कौन से मेन की पॉइंट पढ़ लिए थे क्लास। तो हमने पढ़ लिया था। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था न्यायपालिका से संघर्ष होने के क्या कारण थे। हमने इस टॉपिक को पिछली क्लास में बात किया था। इसके साथ हमने बात किया था केशवानंद भारती मामले के बारे में बात किया था, और हमने बात किया था कि इस मामले में क्या होता है। इसमें हमने ये देखने का काम किया था कि हमारे यहाँ पे बोल दिया गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, और ये देश के संविधान के मौलिक प्रावधानों को शामिल करने के बारे में बात करता है। हमने ये भी बात किया था कि आपातकाल की घोषणा कब की गई और ये कितने महीने तक रहता है। आपातकाल की उद्घोषणा का काम फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, और इस समय इसे लागू किया गया था। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लागू किया गया। ये हमारे देश के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोविजन है, अर्थात आर्टिकल 352, और इस 352 के अकॉर्डिंग ही हम देश के अंदर आपातकाल के प्रोविजन को लगाने का काम चालू करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि हमारे यहाँ पर आपातकाल को लगाने से पहले कौन कौन सी मुख्य घटनाएं देखने को मिल जाती है। हमने उन सभी घटनाओं के बारे में भी बात किया था। जैसे कि हमने देखा था कि राजनारायण सिंह के द्वारा जब वो बरेली से हार जाते हैं तो उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए थे, और इस आरोप को बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया था, और दोषी पाने के बाद इन्हें 6 सालों के लिए बैन कर दिया गया। 6 ईयर के लिए इन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन बाद में इसी समय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जिस आदेश में बोल दिया गया कि इंदिरा गांधी जो होगी वो एमपी तो रहेगी, लेकिन वह लोकसभा के प्रोसीडिंग में किसी भी प्रकार के पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। तो ये समय इस चीज़ों को शामिल कर दिया गया था क्लास। हमने पिछली क्लास में ये भी बात किया था कि आपातकाल जो लगाया गया उसको लगाने के समय में कौन कौन से उनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि इंदिरा गांधी ने वोटरों को घूस दिया था, सरकारी नौकरी का सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था, और सरकारी संसाधनों का गलत उपयोग किया गया। ऐसे इनके ऊपर 14 आरोपों का सिद्ध किया गया, और अंतिम में राजनारायण सिंह ने जब 1971 में रायबरेली में हार जाते हैं तो उन्होंने ये मामला दाखिल किया था, और जस्टिस जगमोहन लाल सिंह जो इलाहाबाद के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए बैन करने की घोषणा की थी क्लास। इस टॉपिक के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल के परिणाम। आपातकाल के कौन कौन से परिणाम आए थे। तो पहला जो परिणाम आता है वो आता है संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्क्रिय होना। इसका क्लास मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जब भी हम किसी फेडरल कंट्री की बात करते हैं या हम फेडरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्लास हमारे पास 3 लेवल में देखने को मिल जाता है। पहला हमारे पास मिलता है सेंटर होता है, दूसरा हमारे पास होता है स्टेट होता है, और तीसरा हमारे पास होता है लोकल होता है क्लास। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब किसी देश के अंदर इमरजेंसी का प्रोविज़न लग जाता है तो इमरजेंसी के प्रोविज़न लगने के कारण हम अपने देश के सारे पावर जो होते हैं वह यहाँ से निकल जाते हैं और सेंटर के पास चले जाते हैं। सेंटर में हमारे पास जो हेड होगा वो गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट के पास ये पावर डायरेक्टली चले जाते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कि हमारे पास जो संघीय ढांचा है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण से मतलब हमारे पास हुआ कि जितने भी पावर पहले यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अदर लोगों के पास थे, वो सारे के सारे पावर जो होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास होता है मौलिक अधिकारों को रोक देना। तो हमने इस समय कई सारे फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया गया था। इस समय जो मुख्य मुख्य फंडामेंटल राइट्स को रोके गए थे उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास इस प्रकार से थे क्लास। जैसे कि देखा जाए तो आपको इसमें रोक दिया गया, स्पीच को रोक दिया गया। इसके साथ साथ इसमें राइट टू लाइफ को कम कर दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर तीसरा जो काम किया गया था वह फ्रीडम को आपको रोक दिया गया था।
यहाँ पर न्यूज़ पेपर को भी रोक दिया गया। ऐसे कई सारे अधिकारों को इसमें जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, इनको इसमें बैन करने का काम चालू किया गया था। अगला हमारे पास इसमें मेन जो काम होता है क्लास, वो होता है हड़ताल पर रोक लगा दिया गया। स्ट्राइक कोई भी नहीं कर सकता है इस दौरान, और ये भी हमारे पास एक टाइप का फंडामेंटल राइट्स में से आता है। यहाँ पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। और ये जो रोक लगाई जाती है, इसी को हम नाम देते हैं सेंसरशिप का नाम देते हैं क्लास, सेंसरशिप। जब ये रोक लगाई जाती है तो भारत में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था, जैसे कि कन्नड़ लेखक शिवराम करांत ने और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इनका विरोध किया था, और उनको दी गई पदवी इनके द्वारा लौटा दी गई थी। ये इसमें कुछ मुख्य विरोध करने के तरीके के तौर पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसी समय हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप बोलते हो RSS के नाम से जानते हो, और जमाते इस्लाम, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है वो हिंदुओं और जमाते इस्लाम मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। इनके द्वारा भी जो इस समय विद्रोह मूवमेंट किए जा रहे थे, इनके ऊपर रोक लगा दिया गया। इसमें धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, और सरकार ने बड़े स्तर पर निवारक नज़रबंदी का उपयोग किया, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का खास प्रोविज़न होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं क्लास, तो अपराधी को अपराध करने से रोका जाता है, जिसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और इसमें अपराधी को दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उसे पकड़ करके कुछ दिनों के लिए जेल में नज़रबंद करके रखा जाता है। सामान्यतः निवारक नज़रबंदी उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने या जिसने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन अब बड़ा अपराध करने के बारे में सोच रहा हो। इसके ऊपर इस प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में इस तरह के व्यक्ति के बारे में पुलिस को खबर लगाने पर पुलिस निवारक निरोध कानून के तहत उस व्यक्ति को पकड़ सकता है और जेल में बंद कर सकता है कुछ समय तक, जब तक हमें लगे कि वह मुख्य घटना खत्म हो चुका हो, या फिर इसके द्वारा कोई हमें प्रभावी नकारात्मक प्रभाव देखने को ना मिले, तब तक सरकार इसे जेल में रखती है। जब ये काम होता है तो हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर डिसीजन दिए जाते हैं, जिसमें कहता है कि उच्च न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपील को स्वीकार कर सकता है। मतलब कोई भी सरकार यदि व्यक्ति के अधिकार को कम कर रही है या छीन रही है, तो व्यक्ति अपना अपील अर्थात अपना अपने बारे में सरकार के पास अपने अर्जी दे सकता है, और उसको लेकर के हम काम कर सकते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के समय में सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। देखो ध्यान देना क्लास, यहाँ पे लिखा गया हमारे पास खास तौर से कि मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। कम मतलब होता है कि आप उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन आप उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये इसमें शामिल किया गया। मतलब आपके इंडिविजुअल राइट जो हैं वो यहाँ पर लो हो जाएंगे, अर्थात कम हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं क्लास। ये इसमें शामिल कर दिया गया। इसी चीज़ों को बाद में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर लिखने का काम चालू किया गया, जिसमें क्लास कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के मामले में उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में संशोधन किया गया, और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बना हुआ है, प्रधानमंत्री के पद पर आया हुआ है, या उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव करके आया हुआ है, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते हो कि इनका चुनाव इलीगली है या अवैधानिक है। जैसे कि पहले इंदिरा गांधी के इलेक्शन में इस प्रकार की बातों को शामिल किया गया, लेकिन इसके इस प्रकार के मौके के बाद या फिर इस प्रकार के यहाँ पर होने वाले कांड के बाद यहाँ पर संशोधन किया गया, और ये कह दिया गया कि जो भी हमारे यहाँ पर अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यदि इनका जो निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन पर आप सवाल नहीं उठा सकते। इसी समय एक और भी काम कर दिया गया, और वो किया गया विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था, जो इस समय देखने को क्लास मिल जाता है। इसी समय हमने कुछ और भी अमेंडमेंट किए, जिसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया, और इस संशोधन अधिनियम के तहत
भारतीय संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए। इसीलिए इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस संविधान के अंदर काफ़ी कुछ नई नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। क्लास में कहता है कि आपातकाल के संदर्भ में विवाद, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इमरजेंसी की बात करता है। कैसे कौन कौन सी इमरजेंसी के समय में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है क्लास। तो पहला कहता है, सरकार ने भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया। मतलब ये हुआ कि सरकार जो थी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकारों का वायलेशन कर रही है और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रही है। जब ऐसा काम होता है तो इसी काम को यहाँ पर रोकने के लिए, अर्थात सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए, कदाचार को रोकने के लिए हमने यहाँ पर शाह आयोग की स्थापना की। तो इस समय शाह आयोग को बनाया गया और जो शाह आयोग बनाया जाता है क्लास, इसे 28 मई 1977 को बनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, आपातकाल के दौरान जो जनता के ऊपर ज्यादती की गई है, जो जनता के ऊपर हरासमेंट किया गया है, उनको जांचने के लिए मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह के अध्यक्षता में शाह आयोग अर्थात शाह इंक्वायरी कमीशन को बनाया जाता है। और ये आपातकाल अर्थात 1975 से 77 के बीच के दौरान लोगों के जो भी अधिकार खत्म किए गए, ये उनके बारे में बात करता है। तो इसमें ये अपने इंक्वायरी में जो शामिल करते हैं वो कहते हैं क्लास, इस दौरान जो लोगों के ऊपर घटती घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि निवारक नज़रबंदी में 1 लाख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, गैर आधिकारिक लोगों को सरकारी शक्ति दे दिया गया, जबरन नसबंदी करा दी गई, पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं देखने को मिली, और पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में काम कर रहे थे। अर्थात जो पुलिस होगा और प्रशासन होगा वह सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार काम कर रहा था, जो इसमें घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो बात आती है नसबंदी की घटना क्या थी। कहता है 1976 के समय में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया था। तो नसबंदी का जो आदेश दिया गया था वह संजय गांधी के द्वारा दिया गया था 1976 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को कंट्रोल करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। इसमें लोगों के मर्जी के खिलाफ नसबंदी किया गया और ये कार्यक्रम संजय गांधी की भूमिका में सटीक सीमा विवादित है, और क्योंकि कुछ लेखकों ने गांधी को उनके लेखन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। इसमें कहता है रुखसाना सुल्तान एक समाजवादी नेता थी जिसे या जिन्हें संजय गांधी के करीबी सहयोगी में से एक माना जाता है। उन्होंने पुराने दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्र में संजय गांधी के नसबंदी अभियान का नेतृत्व किया था, क्योंकि यह वहाँ की विधायक थी या आप कह सकते हो यहाँ की वो मेंबर थी, जिसके कारण उन्हें यह अधिकार सौंपा गया। और सौंपने के बाद उन्होंने भारत के पुरानी दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या किया, तो नसबंदी के कार्यक्रम को क्लास आगे बढ़ाने का काम चालू करती है। इसी के बाद हमारे पास आता है 1977 का चुनाव आता है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए क्लास।